Hello everyone. So today we are going to discuss about the regulation of the gene expression. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अबाउट द ट्रांसलेशन प्रोसेस दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द mRNA टू द प्रोटीन्स. ठीक है, आपको मैंने प्रोसेस तो समझाया था, लेकिन मुझे लगता है कि वो समझाना आई गेस इनफ नहीं था, है ना. दैट वुड बी क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर यू गाइज. So I have brought the video also that will play in the end of this class. Okay? उससे पहले जो 2-3 टॉपिक्स आज डिस्कस कर रहे हैं अपन वो कर लेंगे. ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन. सेकंड वुड बी द लैक ओपेरॉन एंड थर्ड वुड बी द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ओके, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे आफ्टर डिस्कसिंग द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर. ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, जब हम रेगुलेशन की बात करते हैं तो ये काफ़ी एक बड़ा वर्ड हो जाता है कि रेगुलेट कैसे करना है चीज़ों को. रेगुलेट मतलब बेसिकली कंट्रोल करना, उसको चलाना. ठीक है, और यहाँ पे जब चीज़ लिखी हुई है कि रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, मतलब हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये यहाँ पे किसके कंट्रोल की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन या कंट्रोल की बात हो रही है. ठीक है, कि यहाँ उसको एक्सप्रेस करना है, जीन को एक्सप्रेस करना है या जीन को एक्सप्रेस नहीं करना है. ठीक है, ये हो जाएगा उस जीन का रेगुलेशन, उस जीन एक्सप्रेशन का क्या हो जाएगा, रेगुलेशन हो जाएगा. ओके, अब अगर अपन जीन रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, 2 लेवल पे करते हैं. ठीक है, जीन रेगुलेशन की भी बात जो है वो हम क्या करेंगे, 2 चीज़ों में करेंगे. एक तो हो जाएगा यूकैरियोट्स में और एक क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स में. ठीक है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में जो है वो क्या होता है कि रेगुलेशन 4 लेवल पे हो सकता है. ठीक है, 4 लेवल पे ये चीज़ें रेगुलेट या डिसाइड हो सकती है कि कंट्रोल करना है उस जीन एक्सप्रेशन को या होने देना है. ठीक है, फर्स्ट लेवल हो जाएगा एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, फर्स्ट लेवल क्या हो जाएगा, एट द लेवल ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, मतलब जब अपना प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म हो रहा है. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कौन सा था अपना, HNRNA. ठीक है, जिसमें HNRNA और mRNA में क्या फर्क था कि HNRNA जो है उसमें क्या होता है, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं. मतलब कुछ सीक्वेंसेस हैं या कुछ कोड्स हैं जो क्या होते हैं, एक्सप्रेस होंगे और कुछ नहीं होंगे. एक्सॉन्स एक्सप्रेस होते हैं, इंट्रॉन्स कोड नहीं करते. ओके, तो HNRNA में क्या होगा, जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होगा वो ये बनेगा. ठीक है, जिसमें क्या होगा, इंटरप्टेड सीक्वेंस होगा. ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है किससे, RNA से क्या बनेगा, जब DNA से क्या बनेगा, जब RNA बनेगा या HNRNA बनेगा, टू बी मोर स्पेसिफिक. ठीक है, तब क्या हो जाता है, अपन जीन को रेगुलेट कर सकते हैं. ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप पे. ठीक है, 4 लेवल पे कर सकते हैं ना, ये था एक लेवल. दूसरा लेवल क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होता है, स्प्लाइसिंग. जो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है, मतलब HNRNA बना है, उसका क्या हो जाएगा, जब स्प्लाइसिंग होगा, जब प्रोसेसिंग होगा. ठीक है, तो दूसरा लेवल कौन सा हो जाएगा जिस पर जीन रेगुलेशन हो सकता है, स्प्लाइसिंग. और स्प्लाइसिंग क्या था, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन्स फ्रॉम द HNRNA. ठीक है, उसका क्या हो जाता है, अपन प्रोसेसिंग करते हैं, जिसके बाद वो फर्दर आगे जाके क्या बनता है, mRNA बनता है, और भी प्रोसेसेस के होने के बाद. ठीक है, अभी जो सेकेंड प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्प्लाइसिंग हो जाएगा. या प्रोसेसिंग के लेवल पे अपन क्या कर सकते हैं, अपन जीन का रेगुलेशन कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को. ओके, जो थर्ड प्रोसेस होगा दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA. ठीक है, थर्ड जो लेवल है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द mRNA. अब ये ट्रांसपोर्ट कब हुआ mRNA,
जब उसका ट्रांसलेशन होना है, ठीक है। mRNA जो है ये जो अपना ट्रांसक्रिप्शन वाला प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस इन दी न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो सारा काम हो रहा है पहले ट्रांसक्रिप्शन वाला, डीएनए से आरएनए बनना एक्सेट्रा, ये कहाँ हो रहा है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जो फर्दर आगे ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, जब एमआरएनए किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स में, ये काम कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो जब ट्रांसपोर्ट होता है एमआरएनए का फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन, तभी भी क्या हो सकता है, रेगुलेशन हो सकता है जीन एक्सप्रेशन का। ओके, और फोर्थ लेवल कौन सा आ जाएगा, ट्रांसलेशन खुद। फोर्थ लेवल क्या आ जाएगा, ट्रांसलेशन खुद हो जाएगा, ठीक है, कि भाई अब जीन को एक्सप्रेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वहां तक भी क्या होता है, ये चीजें फैक्टर डिसाइड होते हैं कि जीन एक्सप्रेशन या जीन एक्सप्रेस करना चाहिए कि उसको एक्सप्रेस करने नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में तो क्या हो जाता है, ये 4 लेवल होते हैं जहां पे क्या हो सकता है कि जीन एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेट किया जा सकता है, ठीक है, कि पार्टिकुलर फंक्शन अब आगे दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। ओके, फिर क्या हो जाएगा, इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। हाँ, इसमें आपको ये चीज समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई कोई जीन एक्सप्रेस हो कि नहीं हो। यहां पे एक एग्जाम्पल दे रखा है ई कोलाई बैक्टीरिया का। किसका एग्जाम्पल दे रखा है, ई कोलाई बैक्टीरिया का, ठीक है। उसमें ये चीज दे रखी है भाई कि ई कोलाई में क्या होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम सिंथेसाइज होता है, बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम क्या होता है, ई कोलाई में सिंथेसाइज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो लैक्टोज होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम ई कोलाई में सिंथेसाइज किया जाता है। क्यों, ताकि क्या हो सके, लैक्टोज जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक डाइसैकेराइड होता है, 2 मॉलिक्यूल से बनके बनता है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स कौन से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ओके, तो इस लैक्टोज को इस डाइसैकेराइड में ब्रेक डाउन करने के लिए क्या एंजाइम बनता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनता है। ओके, तो ये इसको इन दोनों में तोड़ देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और फिर क्या होता है कि इस ग्लूकोज को जो बैक्टीरिया है वो अपनी क्या होता है, एनर्जी के लिए यूज करता है, ठीक है, एनर्जी के लिए क्या करता है, यूज करता है। लेकिन एक बात सोचो कि अगर लैक्टोज होता ही नहीं उस ई कोलाई के अराउंड, ठीक है, अगर लैक्टोज होता ही नहीं उस ई कोलाई के अराउंड, तो क्या हमें इस बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती, नहीं ना। अगर लैक्टोज ही नहीं होता तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती ही नहीं हमको, ठीक है, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब आपकी रूट्स ही कट गई तो पेड़ कहाँ से उगेगा। तो वही बात है ना कि अगर ये होता ही नहीं तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो अपन एक और चीज कह सकते हैं इससे कि जो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिक और एनवायरमेंटल कंडीशन है वो भी जीन के रेगुलेशन में या जीन के एक्सप्रेशन को क्या करती है, रेगुलेट करती है। जो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिक और एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो भी क्या करती है, जीन के एक्सप्रेशन के रेगुलेशन में हेल्प करती है। कैसे, इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया कि ये जो लैक्टोज अगर नहीं होता, ठीक है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं होता
तो इस जीन जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के लिए कोड कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बना है बॉडी में, हर चीज के लिए बेसिकली जीन ही कोड करता है। इतनी चीज तो अपन को पता है ना, जीन की वजह से जो भी फिनोटाइप, जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो उसी की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है, तो क्या बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। तो ये लैक्टोज का प्रेजेंस भी क्या कर रहा है, इसके एंजाइम, इस जीन के एक्सप्रेशन को, जो जीन बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को बना रहा है उसके लिए कोड कर रहा है, उसके रेगुलेशन में इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो जीन एक्सप्रेशन, इस जीन के एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती जो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को बना रहा है, ठीक है। लैक्टोज नहीं तो ये भी नहीं, लेकिन अगर लैक्टोज है तो रेगुलेशन में क्या हो जाएगा, इंड्यूस करेगा वो जीन एक्सप्रेशन को कि भाई बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को बनाओ ताकि मुझे एनर्जी के लिए क्या चाहिए मिले, ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिले, ठीक है। तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि भाई जो मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिक और एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो भी क्या होती है, इफेक्ट करती है या रेगुलेट करती है जीन के एक्सप्रेशन को, कि उसको एक्सप्रेस होने देना है कि उसको एक्सप्रेस नहीं होने देना है, ठीक है। ये तो थी एक नॉर्मल एग्जांपल कि भाई ये कंडीशंस भी क्या करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। अब पहले अपन ने बात की थी अबाउट द यूकैरियोट्स, अब अपन बात करेंगे अबाउट द प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में तो अपन ने देख लिया था यूकैरियोट्स में तो हम ऑलरेडी देख चुके थे कि भाई जो ये अपना रेगुलेशन है, जीन का रेगुलेशन जो है वो किस किस लेवल पे हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लाइसिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ द एमआरएनए और ट्रांसलेशन के लेवल पे। लेकिन अगर अपन प्रोकैरियोट्स की बात करें, ठीक है, अगर अब अपन प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये जीन का जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो ये जीन का जो एक्सप्रेशन है वो मेन कंट्रोल का हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लेवल पे, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये रेगुलेशन मेन कहाँ हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लेवल पे, ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब तो अपन को पता है कि जब डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उस लेवल पे क्या होता है, हमारा जो रेगुलेशन है जीन के एक्सप्रेशन का वो हो सकता है कि भाई इसको एक्सप्रेस करने दे कि नहीं करने दे, ठीक है, जरूरत के हिसाब से। अब इसमें क्या होता है कि भाई जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसा था हमारा, उस पे एक प्रमोटर था, एक बीच वाला स्ट्रक्चरल जीन था और बाद में क्या था, टर्मिनेटर सीक्वेंस था, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को मैं कहूँ कि करता कौन है परफॉर्म, वो होता है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इसको पूरे प्रोसेस को काम सही करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ट्रांसक्रिप्शन पे लेवल पे जो रेगुलेट करते हैं, ठीक है, जो रेगुलेटरी सब्सटेंस होते हैं इस लेवल पे वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। इस लेवल पे जो रेगुलेटरी सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स, ठीक है। कैसे वो रेगुलेट करते हैं कि भाई ये क्या करते हैं, आरएनए के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, आरएनए के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, या मैं कहूँ कि इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज की जो एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर रीजन, ठीक है, उसको ये क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ये क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज की जो एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर रीजन, जहां से क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट होता है, उस एबिलिटी को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ये इस एबिलिटी को कम भी कर सकते हैं ताकि वो प्रोमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज ही ना कर पाए और ट्रांसक्रिप्शन ना हो, और ये सीक्वेंस एबिलिटी को क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं कि जो प्रोमोटर रीजन है उसको फटाफट से रिकॉग्नाइज करके अपना ट्रांसक्रिप्शन चालू कर दे, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं
वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से एक्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिवली मतलब उसकी एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या नॉर्मल रख रहे हैं, या उसको क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मतलब उसकी एबिलिटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं या इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव एक्टिविटी रख रहे हैं, जो इस ट्रांसक्रिप्शन को होने दे रहे हैं, वो प्रोटीन्स को अपन क्या कह रहे हैं, एक्टिवेटर्स, ठीक है। और जो आरएनए पॉलीमरेज के साथ प्रोटीन्स इंटरैक्ट करके इसके एबिलिटी को कम कर रहे हैं प्रोमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करने की, उसको अपन क्या कह रहे हैं, रिप्रेसर, ठीक है, उसको अपन क्या कह रहे हैं, रिप्रेसर कहते हैं, ओके। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो रिप्रेसर हुआ या अपना क्या हुआ, एक्टिवेटर प्रोटीन्स हुआ, ये क्या करते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज है उसकी एक्सेसिबिलिटी जो प्रमोटर तक की है उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि ये प्रमोटर तक पहुंच के क्या कर रहा है, आगे ये सीक्वेंस को कंटिन्यू कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो उसके बीच में एक और सीक्वेंस का रोल आता है जिसको अपन कहते हैं ऑपरेटर, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑपरेटर, जहां पे जाके क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स एक्ट करते हैं, ठीक है, जहां पे जाके क्या करता है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स बेसिकली एक्ट करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर पे जाके क्या करते हैं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स बेसिकली एक्ट कर रहे हैं। आरएनए के पॉलीमरेज के साथ ये इंटरैक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो प्रोटीन्स हैं वो क्या करते हैं, इस ऑपरेटर सीक्वेंस से भी इंटरैक्ट करते हैं और आरएनए ये डिसाइड करते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा या नहीं जाएगा। ये ऑपरेटर जो सीक्वेंस होता है, वो जो हमारा प्रोमोटर सीक्वेंस है उसके क्या होता है, जस्ट पास में प्रेजेंट होता है, उसके जस्ट पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन का इंटरेक्शन है इस ऑपरेटर के साथ, उसी से आगे क्या डिसाइड होता है कि भाई ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर के पास आगे जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब एक और चीज है इसमें कि इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आगे वाली चीज आपको लैक ओपेरॉन से डेफिनेटली समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक की चीज थोड़ी समझ आई कि ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज की एबिलिटी को ऑल्टर करते हैं प्रोमोटर सीक्वेंस को पहचानने की, और ये क्या करते हैं कि ये जो ऑपरेटर सीक्वेंस होता है, ठीक है, ये जो ऑपरेटर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है प्रोमोटर रीजन के जस्ट पास में, वहां पे जाके क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं और रेगुलेट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को कि आरएनए पॉलीमरेज फर्दर प्रोमोटर पे पहुंच के अपनी एक्टिविटी को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसका एक सबसे बड़ा ऑप्शन क्या होता है, लैक ओपेरॉन, ठीक है, इसका सबसे बड़ा ऑप्शन क्या होता है, लैक ओपेरॉन। अब लैक ओपेरॉन है क्या चीज, ये देखते हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं लैक ओपेरॉन, ठीक। अब इसमें क्या है, लैक ओपेरॉन का कंसेप्ट सबसे पहले दिया किसने था, ओ गॉड ये गया, चलो ऐसे ही पढ़ा लेते हैं, ठीक है। लैक ओपेरॉन का जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो दिया किसने था सबसे पहले, चलो यहाँ तो है डायग्राम चल जाएगा काम, हाँ, लैक ओपेरॉन का जेकब और मोनोड ने, ठीक है। सबसे पहले जो लैक ओपेरॉन का कंसेप्ट है वो किसने दिया था, जेकब और मोनोड ने, ओके। इन्होंने क्या दिया था, इस लैक ओपेरॉन का कंसेप्ट दिया था। सबसे पहली बात, ओपेरॉन क्या होता है, अपन इसको बहुत सिंपली लेके चलेंगे, ठीक है, कि ओपेरॉन होता क्या है। ये सबसे पहले अपन जो लैक ओपेरॉन पढ़ रहे हैं वो एक बार अपन प्रोकैरियोटिक सेल के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो डीएनए सीक्वेंस जिसमें क्या है, प्रोमोटर भी है, ऑपरेटर भी है और रेगुलेटरी जीन भी है, ठीक है, और स्ट्रक्चरल जीन्स भी है, उसको अपन क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं, ठीक है। वो सीक्वेंस, वो सेगमेंट डीएनए का जहाँ पे क्या है, अपना रेगुलेटरी प्रेजेंट भी है, रेगुलेटरी सीक्वेंस भी प्रेजेंट है,
प्रोमोटर भी प्रेजेंट है, ऑपरेटर भी प्रेजेंट है, और स्ट्रक्चरल जीन्स भी प्रेजेंट है, उसको अपन क्या कहते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। इस ऐसे सेगमेंट को अपन क्या कहते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि लैक ओपेरॉन की बात कर रहे हैं, मतलब लैक्टोज से रिलेटेड ओपेरॉन। ठीक है, लैक ओपेरॉन मतलब लैक्टोज से रिलेटेड ओपेरॉन। यहाँ पे क्या होता है, जो लैक्टोज है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो लैक्टोज है, वो क्या करती है, एज एन इंड्यूसर काम करती है, एज एन इंड्यूसर काम करती है। इंड्यूसर की तरह कैसे काम करती है, क्योंकि अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो ये लैक ओपेरॉन का काम भी नहीं होगा, मतलब वो बीटा गैलेक्टोसिडेज वाला। ठीक है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो बैक्टीरिया क्यों खाली फोकट वो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को करेगा, है ना, प्रोड्यूस, या एंजाइम लाएगा उसके लिए। लेकिन अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो क्या करेगी, इस लैक ओपेरॉन सिस्टम को इंड्यूस कर रही है, मतलब ऑन कर रही है। ठीक है, उसको एक्सप्रेस कर रही है, इसलिए अपन लैक्टोज को यहाँ क्या कहते हैं, इंड्यूसर कहते हैं। क्योंकि अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो ये लैक ओपेरॉन सिस्टम भी क्या है, ऑफ है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही लैक्टोज इसके सराउंडिंग में आई बैक्टीरिया के, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो ओपेरॉन है वो अपना काम करना चालू कर देगा। कैसे करेगा ट्रांसक्रिप्शन इस ओपेरॉन का, ये आगे देखते हैं। ठीक है, अपन दो कंडीशंस देखेंगे इसमें, एक तो तब देखेंगे जब हमारे आसपास लैक्टोज नहीं है, और एक तब देखेंगे जब हमारे आसपास लैक्टोज है। ठीक है, सबसे पहले ये लैक ओपेरॉन का ओपेरॉन होता कैसा है, इसके ऊपर क्या है एक, या उसके लिए तो अपने पास डायग्राम है, हाँ चलो ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब इन एब्सेंस ऑफ व्हाट, लैक्टोज। पहला केस अपन कौन सा देख रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ दी, ओ माय गॉड, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला जो अपन केस देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, नॉर्मल स्टेट का देख रहे हैं, जो कि क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज या इन द एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर। ठीक है, उसमें जो हमारा ओपेरॉन का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक प्रोमोटर रीजन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक रेगुलेटरी सीक्वेंस है। सबसे पहले हमारा प्रोमोटर सीक्वेंस है, उसके बाद कौन सा है, हमारा रेगुलेटरी सीक्वेंस है। ठीक है, उसके बाद वापस प्रोमोटर सीक्वेंस कंटिन्यू हो रहा है, और फिर क्या आता है हमारा ऑपरेटर सीक्वेंस, जहां पे क्या करेगा वो जो हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन बनेगा वो क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा जहां पे जाके। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट है हमारा इन द एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज, इन द एब्सेंस ऑफ द लैक्टोज। अब ये जो ओपेरॉन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारा ओपेरॉन है। ठीक है, सबसे पहले प्रोमोटर है, प्रोमोटर सीक्वेंस है, उसी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, एक रेगुलेटरी सीक्वेंस जुड़ा हुआ है, उसी के बीच में क्या जुड़ा हुआ है, रेगुलेटरी सीक्वेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये रेगुलेटरी सीक्वेंस को अपन आई से क्यों डिनोट कर रहे हैं, आई फॉर दी इनहिबिशन। यहाँ पे जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है उसको अपन आई से डिनोट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस ओपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर रहा है, इस ओपेरॉन के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है। क्योंकि जब लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो हमको क्या जरूरत इन सब की, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, प्रोमोटर सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, ये जो प्रोमोटर सीक्वेंस है इसके यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ है, रेगुलेटरी सीक्वेंस लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये वापस प्रोमोटर है, और उसके बाद जो हमने सीक्वेंस डिस्कस किया था उसको अपन क्या कहते हैं, ऑपरेटर, जहां पे क्या करेगा कि ये जो इनहिबिटरी सीक्वेंस जो है वो एमआरएनए से प्रोटीन जो बनाएगा। ठीक है, ये डीएनए का सीक्वेंस है रेगुलेटरी सीक्वेंस, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए से ट्रांसलेट होके क्या बनाएगा,
प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। mRNA से जो ट्रांसलेट होके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। इतनी चीज तो समझ आई। अब क्या है इसमें कि ये जो प्रोटीन बनेगा, ये जो इनिबिटरी प्रोटीन बनेगा, क्योंकि इनिबिटरी सीक्वेंस है ऊपर रेगुलेशन वाले पे, ठीक है। तो जो इनिबिटरी प्रोटीन बनेगा ये किसके साथ जाके एक्ट करेगा, इंटरैक्ट करेगा इस ऑपरेटर के साथ, ठीक है। अब उसके बाद ऑपरेटर के बाद क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होता है। अपन को इतनी चीजें तो पता है ना, ऑपरेटर, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, है ना। तो अब ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, 3 स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, इस लैक ओपेरॉन पे कितने प्रेजेंट होते हैं जीन्स, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स। वो स्ट्रक्चरल जीन्स 3 कौन से हैं, Z, Y और A, Z, Y और A। जैसे कि इस स्ट्रक्चरल जीन पे 3 जीन्स प्रेजेंट हैं, तो ये क्या हो गया, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। याद आ रहा है कुछ, जो जीन्स क्या करते हैं, जो सीक्वेंस मतलब ज्यादा प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल जीन क्या कर रहा है, 3 एंजाइम्स के लिए कोड कर रहा है, ओके। तो अपन इसको क्या कह देंगे, पॉलीसिस्ट्रॉनिक सीक्वेंस, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, इस पे कितने प्रेजेंट है जीन्स, Z, Y और A, 3 प्रेजेंट है, ओके। Z किसके लिए कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के लिए कोड करता है। जो Y है, जो Y जीन है, वो किसके लिए कोड करता है, परमीएज के लिए। वो किसके लिए कोड करता है, परमीएज के लिए कोड करता है, ठीक है। बीटा गैलेक्टोसिडेज तो क्या करता है, इस डाइसैकेराइड को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है, ठीक है, लैक्टोज को। परमीएज क्या बढ़ाता है कि जो मेम्ब्रेन है सेल की, ठीक है, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ाता है, ताकि क्या हो सके, लैक्टोज उसमें अंदर घुस सके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो A है, ठीक है, ये जो A वाला जीन है, वो मैं खुद भूल गई, सॉरी, हाँ सॉरी, ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है। वो क्या करता है, ए जीन क्या करता है, ट्रांस एसिटाइलेज के लिए क्या करता है, कोड करता है, ओके। अब ये तीनों क्या करते हैं, बेसिकली इस लैक्टोज के इनटेक और ब्रोकडाउन में ही हेल्प कर रहे हैं एक साथ मिलके, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि अगर लैक्टोज नहीं है तो क्या इन सबके प्रेजेंस होने का कोई भी मतलब बनता है, नहीं ना। जब लैक्टोज ही नहीं है तो इन सब का हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे, नहीं। इसलिए क्या होता है कि ये जो रेगुलेटरी जीन है, ठीक है, जो इनिबिटरी जीन है, वो क्या करता है, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर mRNA बनाता है, ठीक है। अभी अपन ने पढ़ा था ना, रिप्रेसर पढ़ा था ना जीन अभी, ओके। जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उस फंक्शन को इनिबिट कर रहे हैं आगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रेसर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, अब इनिबिटर जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है डीएनए का, वो फर्दर ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनाएगा, रिप्रेसर mRNA बनाएगा, ठीक है। जिससे जो प्रोटीन बनेगा वो भी क्या बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा, ओके। ये क्या करता है, रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर साइट पे अटैच हो जाता है, ये क्या करता है, इस ऑपरेटर साइट पे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच हुआ है यहाँ, ठीक है, जो आरएनए पॉलीमरेज क्या हुआ है, अटैच हुआ है यहाँ, वो स्लाइड डाउन होके स्ट्रक्चरल जीन्स तक पहुंच ही नहीं पाता। ऑपरेटर पे जब ये रिप्रेसर लग जाता है ना यहाँ पे, तो क्या होता है कि ये इस आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से आगे बढ़ने ही नहीं देता स्लाइड डाउन होके, कि ये स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंच के ट्रांसक्रिप्शन को करा सके, ठीक है। तो ये हो गया इनहिबिशन वाला फंक्शन इन एब्सेंस ऑफ द इंड्यूसर, ठीक है। अगर आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए सीक्वेंस में स्ट्रक्चरल जीन तक पहुंचा ही नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ ही नहीं, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं होगा तो वो चीज एक्सप्रेस भी नहीं होगी, उसका फिनोटाइप भी नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। लेकिन अगर
लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, अगर ये इंड्यूसर प्रेजेंट है यहाँ पे, अब लैक्टोज है तो उसको तोड़ना तो पड़ेगा एनर्जी के लिए, ठीक है, तो अब अपन को ये सारी मशीनरी चाहिएगी। ओके, तो अब क्या होगा कि ये जो इनहिबिटर रेगुलेटरी सीक्वेंस है ये तो अभी भी यही है। ओके, इसने क्या किया, अपना रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, और रिप्रेसर एमआरएनए क्या बनाया, अपना रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। लेकिन अब जब यहाँ पे क्या है, एक इंड्यूसर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अब जब यहाँ पे इंड्यूसर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस रिप्रेसर के साथ क्या करेगा, जाके बाइंड हो जाएगा, इस रिप्रेसर के साथ जाके इंड्यूसर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और इस रिप्रेसर को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, इस रिप्रेसर को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा, और इस वजह से ये रिप्रेसर इस ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, ये रिप्रेसर इस ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, और इस वजह से क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इजीली यहाँ पे स्लाइड डाउन होके स्ट्रक्चरल जीन का भी ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन का भी क्या कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन कर देगा, जिसकी वजह से ये लैक एमआरएनए बना, जो फर्दर जाके कोड किसके लिए करेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, लैक ओपेरॉन सिस्टम कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, लैक ओपेरॉन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि ये लैक ओपेरॉन सिस्टम क्या हो रहा है, एक रिप्रेसर से रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये लैक ओपेरॉन सिस्टम एक रिप्रेसर से रेगुलेट हो रहा है, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, ओके, ये था हमारा लैक ओपेरॉन सिस्टम। अब जो थर्ड चीज है जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आलतू फालतू कोई बात नहीं करेंगे, एक सिंपल सी बात है कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात समझ लो, एज सच एग्जाम के पॉइंट से ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो इसकी मेन बातें हम सिर्फ वो पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था क्या, तो ये एक क्या था, एक मेगा प्रोजेक्ट था। ठीक है, जो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1990 में। ठीक है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1990 में। ओके, इसमें क्या था कि भाई साइंटिस्ट को, और साइंटिस्ट करते क्या है, यही तो करते हैं, उनको बैठे बैठे सोचती है कि भाई क्या करें, ये सर्च करें कि वो सर्च करें, तो बस इन्होंने क्या किया कि अब उनको लगा कि हम क्या करें कि जो हमारा ह्यूमन डीएनए है, ठीक है, जो ह्यूमन डीएनए का पूरा सीक्वेंस आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसा है, क्या सीक्वेंस है उस पूरा ह्यूमन डीएनए का। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसका गोल बेसिक तो क्या था कि भाई ह्यूमन डीएनए का जो पूरा जीनोम है उसका अपन क्या करते हैं, सीक्वेंस पता लगाते हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि भाई इसकी कॉस्ट वगैरह बहुत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक ह्यूमन डीएनए में कितने होते हैं, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, और एक बेस पेयर को पता लगाने में कितना लग रहा था इनका, $3। ओके, तो अगर इतने सारे बेस पेयर का पता लगाना तो कम से कम $9 बिलियन खर्च हुए। ठीक है, उसके बाद में हर एक सीक्वेंस को पेपर्स पे स्टोर करना, ये भी क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, तो उस पर और खर्च करो आप। ठीक है, प्लस इतने सारे पन्ने पढ़ेगा कौन, है ना। इस वजह से क्या हुआ कि एक और चीज की क्या हुई, खोज हुई, दैट वाज दी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वी कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन थ्रू दी डिजिटल डेटा और दी कंप्यूटर डिवाइसेस, राइट। अब इसके जो गोल्स थे, डायरेक्ट हम चलेंगे, ज्यादा माथापच्ची इस पे नहीं करनी है। ओके, अब वील रीड अबाउट द गोल्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सबसे पहला गोल क्या था कि आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 genes in human DNA. Okay, second goal was determine the sequence of the 3 billion chemical base pairs that make up the human DNA. इसमें कोई समझने वाली चीजें नहीं है। ओके, ज्यादा क्लास को एक्सटेंड नहीं करेंगे, जो सिंपल लैंग्वेज है। थर्ड was store this information in the databases. Fourth was improve tools for the data analysis. Okay, fifth one was ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो चीज़ें अपन ने पढ़ी है या जो चीज़ें निकाली है वो अदर इंडस्ट्रीज में भी अपन क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके उसका डेटा। ओके,
and the sixth was address the ethical, legal and social issues that may arise from the प्रोजेक्ट. ओके, इसकी वजह से क्या इश्यूज थे जो ऊपर उठ सकते थे, उस चीजों को क्या करना, एड्रेस करना. अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था, 1990 में, और ये क्या था, 13 ईयर प्रोजेक्ट था. ठीक है, 13 ईयर प्रोजेक्ट था. एक चीज को आप याद रख सकते हैं, वो ये है कि इट वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट of Energy and National Institute of Health. It was coordinated by US Department of Energy and the National Institute of the Health. ठीक है, during the early years of the HGP, the Wellcome Trust became a major partner. Okay, and additional contributors came from Japan, France, Germany, China and others. और ये प्रोजेक्ट खत्म कब हुआ था, 2003 में. ठीक है, 2003 में क्या हुआ था, ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया था. ओके, उसके बाद में क्या था कि इन्होंने क्या किया कि इस प्रोजेक्ट से जो ह्यूमन डीएनए तो इनको पता लगाना ही था, लेकिन ये भी चैलेंजेस थे कि भाई जो नॉन ह्यूमन डीएनए उनका भी जीनोम का क्या लगाएं, पता लगाएं. ठीक है, ताकि ये क्या हो सके कि हमारे जो एग्रीकल्चर या हमारे जो पर्पसेस हैं उसमें क्या आ सके, उनका डीएनए काम आ सके. ठीक है, उसके बाद क्या था कि मेथड क्या थे कि भाई अपन पता लगाएं कैसे ह्यूमन का सीक्वेंस का. ठीक है, तो उससे दो मेथड्स यूज कर सकते थे. या तो ये करते कि जो सीक्वेंस क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, जो जीन्स जो सीक्वेंस खुद को एक्सप्रेस करते हैं, सिर्फ उन्हीं का पता लगाएं. ठीक है, अगर ये अगर अपन ये अप्रोच को लेते हैं, ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. ठीक है, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स मतलब सिर्फ उनका पता लगाना. ठीक है, उन डीएनए के सीक्वेंसेस का पता लगाना या जीन्स का पता लगाना जो कि खुद को आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. ये तो हुआ फर्स्ट मेथड. या सेकंड मेथड कि भाई सारे सीक्वेंसेस का पता लगाओ, चाहे कोड करे चाहे नहीं करे. ठीक है, और जब अपन को पता लग जाए उनका सीक्वेंस, ठीक है, उसके बाद उसको अपन क्या करें, फंक्शंस के अकॉर्डिंग असाइन कर दें उनका सीक्वेंस या उनका रोल. ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, सीक्वेंस एनोटेशंस. ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशंस, उसको अपन क्या कहते हैं, सीक्वेंस एनोटेशंस. ठीक है, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता था कि भाई डीएनए से सेल लिया. ठीक है, और सेल में क्या किया कि डीएनए को अलग किया. सेल से क्या लिया, डीएनए को अलग किया. उसके बाद क्या किया कि उसकी सूटेबल होस्ट में, मतलब बैक्टीरिया, यीस्ट, इन सब ने अपन ने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कराया उस डीएनए का, ताकि क्या कर सके अपन अच्छे से उस सीक्वेंस को क्या कर सके, स्टडी कर सके. और जनरली जो होस्ट होते थे वो कौन से होते थे, बैक्टीरिया और यीस्ट. ठीक है, और जो बैक्टीरिया और यीस्ट एज अ होस्ट काम आते थे उनको क्या कहते थे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स. ठीक है, अब the fragments were sequenced using the automated DNA sequencers that worked on the principle of a method developed by the Frederick Sanger. ठीक है, उन्होंने एक प्रिंसिपल डेवलप किया था जिसके बेसिस पे क्या होते थे, डीएनए सीक्वेंस को, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स जो होते थे वो उसको इसी सीक्वेंस में क्या करते थे, अरेंज करते थे ऑन सम ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स, जिनसे उनको पता चल जाता था कि किस सीक्वेंस में क्या होगा, ये अरेंज करेंगे या एक दूसरे के साथ क्या होंगे, अरेंज होंगे. ठीक है, ये बेसिक था इस प्रोग्राम का सारा किया धरा. ओके, जो था. अब नेक्स्ट चीज जो अपन पढ़ेंगे, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006. ठीक है, बाकी सब तो 2003 में खत्म हो गया था, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उसका जो सीक्वेंस अपन को पता चला था वो मई 2006 में पता चला था. ठीक है, अब लास्ट जो है दैट इज दी सेलिएंट फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम. ओके, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, फिर हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट खत्म. इस पे ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट. ओके, फिर भी पढ़ाने की सेक से मैंने आपको बता दिया है. ओके, तो इसमें ज्यादा सर लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड व्हाट आई एम सेइंग. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस. ओके, इनको इससे ये पता चला. Second is the average gene consists of 3000 bases, but sizes vary greatly, with the largest known human gene being dystrophin at 2.4 million bases. ठीक है,
जो जनरल एवरेज जीन का बताया 3000 बेसेस, लेकिन सबसे लार्जेस्ट जीन नोन कौन सा है, डिस्ट्रोफिन, जिसमें क्या होता है 2.4 मिलियन बेसेस. ओके, द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एज 30,000, much lower than the previous estimated of 80,000 to 1,40,000 genes. ठीक है, और almost all nucleotide bases are exactly same in all people. 99.9% जो bases होते हैं humans में वो क्या होते हैं, same होते हैं. मतलब आप सोचो कि हम humans कितने ज़्यादा different हैं आपस में, लेकिन ये जो difference आ रहा है वो क्या आ रहा है, सिर्फ 0.1% सीक्वेंस है, सिर्फ 0.1% सीक्वेंस है जो हमको इतना बदल रहा है. ठीक है. फोर्थ इज द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 40% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स. ओके. फिफ्थ इज लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन. सिक्स्थ इज रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम. ओके. Seventh one is the repeated sequences are stretches of DNA sequence that are repeated many times, sometimes 100 or 1000 times. Okay. उसके बाद chromosome 1 has most genes, that is the 2968, और Y क्या होता है, सबसे कम होता है, that is 231 genes. Okay. And the last one is scientists have identified about 1.4 million locations where single basis DNA differences occurs in humans. ठीक है, ये सब इसके क्या थे, सेलिएंट फीचर्स थे जिसपे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से बोल रही हूँ. ठीक है, और यही चीज़ें थी कि भाई जब साइंटिस्ट ने क्या लगा लिया, पता लगा लिया कि ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंस क्या था. ठीक है, तो फिर वो बस ये सोच रहे थे कि अपन इसका एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ कर सकते हैं. ठीक है, इस जीनोम का यूज़ अपन और कहाँ कहाँ कर सकते हैं. तो ये था बेसिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट द DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके.